जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बेसिक नॉलेज है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट में 8th क्लास की एनसीईआरटी अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम छठवां चैप्टर या 6 नंबर का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है और आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इससे पहले के अध्याय में हम ये देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। अब हम इस अध्याय में ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को ना तो केवल भू क्षेत्र पर, मतलब ना केवल जमीन पर नियंत्रण कर रहे थे और ना ही आय पर कंट्रोल कर रहे थे। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि जो ये समाज है, इस समाज में भी हमारा कंट्रोल रहे। हम जो मानते हैं और हम जो फॉलो करते हैं वैसा ही ये समाज या ये सोसाइटी फॉलो करे। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। यहाँ पर लिखा है भाषाविद। ये कौन होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो और विद्यार्थी होता है। तो यहाँ पर भाषाविद का मतलब आप लोग समझ ही रहे ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही चैप्टर में भी इसका नाम आएगा। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से पढ़े, 200 सालों में क्या बदलाव हुआ, इन टॉपिक पर हम फोकस करने वाले हैं। इमेज में दिखाया गया विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। प्राच्यवादी की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। तो ये ध्यान रखना है, विलियम जोन्स भाषाविद थे। भाषाविद जो एक टाइम पर कई सारे भाषाओं को जानता है और साथ ही विद्यार्थी भी है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना है। और ये किस पर? सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में भी काम किए हैं। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। तो कौन कौन भाषा के ज्ञाता थे? ध्यान देना, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी, इतने भाषाओं को जान रहे थे। इसके अलावा संस्कृत पर भी ये ध्यान दे रहे थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लैंग्वेज को तो अभी हमने पढ़ लिया, ये जानते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। कौन? विलियम जोन्स, 1783 में जिन्हें नियुक्त किया गया था कलकत्ता में। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉम्स, कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। हेनरी टॉम्स, कोलब्रुक और
नेथेनियल हॉलहेड, ये दोनों भारतीय भाषाओं को सीख रहे थे और इसके अलावा जब सीख करके उन किताबों को पढ़ते थे जो इंडियन लैंग्वेज में लिखा था, पढ़ करके उसे फारसी में अनुवाद करते थे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। ये ध्यान रखना है आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथेनियल हॉलहेड और विलियम जोन्स, तो यहाँ पर विलियम जोन्स मेन है। विलियम जोन्स ने मिलकर के या विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये इन दोनों लाइनों को आपको याद रखना है, ठीक है। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। तो चलिए, ये हमारी संस्कृति का सम्मान करते थे। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथ को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। ट्रांसलेट करते थे, उसके बारे में जानते थे और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जुट गए। ये आपको ध्यान रखना है। कौन? विलियम जोन्स और कोलब्रुक। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने, अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य को पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये किसने कहा था? इनका मानना था, विलियम जोन्स, कोलब्रुक, इन लोगों का यही मानना था कि हिंदू और मुसलमान जो चीज पहले से जानते हैं उन्हीं चीजों को किताब में से और अच्छे से पढ़ाइए, बल्कि पुराने चीजों में जो चीजें अच्छी थी और जो अब भूल गए हैं, जिसका पतन होने लग गया है हिंदू मुसलमानों में, उन्हें वापस बहुत अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूर्वज के या यूं कहो कि पीढ़ियों पुरानी रीति रिवाजों को तक नहीं जानते हैं। वो जो अच्छी चीजें थी वो नहीं जानते हैं, उनको बताया जाना चाहिए। और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात भी कही थी विलियम जोन्स और कोलब्रुक ने कि अगर आप इन्हीं की भाषाओं में इन्हीं की चीजें पढ़ाएंगे और यहीं की चीजें बताएंगे तो जाकर के आपके प्रति आदर करेंगे। वरना ऐसे कैसा हो सकता है कि आप अपनी चीजें कहीं पर आते हैं, एक दूर दराज बाहरी लोग आते हैं, अपनी चीजें बताते हैं और कहते हैं कि आप अपनी चीजें भूल जाओ, तो जनता ऐसा कर देगी। जाहिर सी बात है, ऐसे में भड़केगी ही, क्रोध भी करेगी और विरोध भी करेगी। यहाँ पर एक इमेज है, इमेज में वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है, उसका इमेज है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है। ये हेस्टिंग है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। तो ये पंडित है और ये मुंशी है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे।
जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाक्यूलर का नाम देते थे। वो लैंग्वेज जो इंडिया में बोली जाती थी और जिन्हें जनरली बोलने वाले शब्दों में यूज किया जाता था, उन्हें वर्नाक्यूलर जैसा नाम दिया गया। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे, प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। कलकत्ता मदरसे की स्थापना हेस्टिंग ने की, यह आपको ध्यान रखना है। उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। इसके आगे हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले प्राच्यवादी शब्द का मतलब समझते हैं। प्राच्यवादी क्या है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी होते। कौन? एशिया की भाषा और संस्कृति का जिसको सबसे ज्यादा या गहरा ज्ञान जिन्हें है। मुंशी कौन है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। फारसी पढ़ना भी जानता हो, पढ़ाना जानता हो, लिखना जानता हो। वर्नाक्यूलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की गई स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब हमारे यहाँ जानते ही हैं कि कई अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग जाति, अलग धर्म, अलग भाषा। एक ही धर्म में और एक ही जाति में कई अलग अलग भाषाएं बोली जा सकती हैं। तो ये बात आज भी आप फॉलो करते हैं, जानते हैं। तो अंग्रेज जब यहाँ पर थे तो उन्हें यह समझ में आया कि यहाँ की स्थानीय भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो अंग्रेजी भाषा और स्थानीय भाषा इन दोनों के बीच थोड़ा सा फर्क रखने के लिए वर्नाक्यूलर जैसे शब्द यूज किए गए थे। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मदरसा क्या होता है? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल, कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। सीखने का कोई भी स्थान है तो उसे मदरसा कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला गया, ये आपको याद रखना है। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ये याद रखना है, IMP है। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, देश का शासन चलाने में जिससे मदद मिल सके। 1791 बनारस में यहाँ पर हिंदू कॉलेज और 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला गया। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। प्राच्यवादी दृष्टिकोण ध्यान रखना है ना, कि एशिया के बारे में जिसको गहरा ज्ञान हो, जो वहां की चीजों को जानता है। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। पूर्वी समाज का समझ रहे हैं? हमारा जो इधर भारत है ये पूर्व की ओर आता है और जो इंग्लैंड है जहां से ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ये पश्चिम की ओर है। तो इसलिए ये हम लोग को कह रहे थे कि जो पूर्व के लोग हैं या पूर्व का जो समाज है इनके पास ज्ञान एक तो है नहीं और अवैज्ञानिक तरीकों की चीजों पर ये लोग विश्वास करते हैं। जो ज्ञान है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये इन लोगों का मानना था। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। जहां पर विलियम जोन्स और कोलब्रुक कह रहे थे कि यहाँ पर अगर रहना है और सबके बीच प्रेम से रहना है, अपना शासन चलाना है, सब कुछ अच्छे से कमाना रखना है, तो समझिए कि हिंदू मुस्लिमों को उनकी भाषा, उन्हीं के ग्रंथ, उन्हीं की चीजों को अच्छी तरह से बता दो। और इन लोगों का मानना था कि इन ज्ञानों में मतलब हिंदू मुस्लिम की जो अपने प्राचीन किताबें हैं, ग्रंथ हैं, इनको अगर पढ़ाया गया, इन्हीं की भाषा में पढ़ाया गया तो इनको कैसे पता चलेगा कि इनकी क्या गलती है। हम लोगों की जो किताब है मतलब कि इंग्लैंड में जो चीजें ज्ञान के रूप में दी जाती हैं वो इनको भी दी जाए।
जो वहां का धर्म है वो इन पर बांटा जाए। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, हम लोगों के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि इनके लोगों में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के हिंदू की अपने ग्रंथों में या मुसलमान के ग्रंथों में खर्च करने की जरूरत नहीं है, उनकी भाषा में उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। कौन? जेम्स मिल। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। किसने? जेम्स मिल के ये विचार थे। तो ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट के तौर पर ये इंपॉर्टेंट है कि किस अंग्रेज का ये मानना था, या कि उनको शिक्षा देने के लिए उनके दिल जीतने की जरूरत नहीं है, उनकी भावनाओं को हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। इससे अच्छा ये होता दोनों मिला करके पढ़ा देते, ताकि हमारे यहाँ के लोग अपनी पुरानी चीजें जान सकते, और अपनी तकनीकी ये लोग जो बताना चाहते थे कि हम लोग कैसे विकसित हुए, हम लोग कैसे आगे बढ़े, वो भी, ताकि हमारे यहाँ के लोग दोनों चीजें मिला करके आगे बढ़ते। लेकिन इन लोगों ने ऐसा इंपॉर्टेंट दिया ही नहीं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यह मैकाले भी सीधे बात आती है, तो ये प्राच्यवादियों का विरोध करते थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना जरूरी था। तो जो मैकाले रहा है वो भारत को असभ्य देश मानता था, ये याद रखना है, स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाले स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये मैकाले का ये इमेज है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर मैकाले और मैकाले जैसे बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो ये चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में ही ये यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। उनको यहाँ की भाषा, यहाँ की लोकल भाषा में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना ये ना तो आगे बढ़ पाएंगे हमारे जैसे, और ना ही ये हमारे बारे में जान पाएंगे। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो अंग्रेजी ये किस लिए पढ़ा रहे थे? अपने बारे में बताने के लिए, ताकि हम लोग के बारे में जान सके, पढ़ सके, हमारे बारे में सुन सके। जब समझ पाएंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी तो समझ पाएंगे, और इसी से इनके विचार भी बदल पाएंगे, इनके जो अभी रुचि है या यू को इंटरेस्ट है वो भी बदलेगा। मैकाले के मिनट्स या विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। ये 1835 का अंग्रेजों ने जो शिक्षा अधिनियम पारित किया था उसी के तहत कहा गया है। ये याद रखना, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम में कहा गया कि कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज है, यहाँ पर प्राच्यवादियों का अपना था, इन्हीं लोगों ने खोला था, तो उसको आगे ना बढ़ाए, प्रोत्साहन न दें। अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। किसे? इन संस्थानों को। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर किसे कहा गया था? ये बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसे, इनको।
अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने गई थी, तो ये भी हो गया। यहाँ पर ज्ञानियों की भाषा, इसमें देखते क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियां होती है, ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा भी ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ये कौन कहा था? मैकाले ने कहा था। व्यवसाय के लिए शिक्षा, अब ये टॉपिक है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। कब? 1854 में। लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पर भारतीय गवर्नर जनरल को एजुकेशन के टॉपिक पर एक नोटिफिकेशन भेजा था, या उस टाइम पर भाई नोट भेज सकते थे लिख करके। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से इसे जाना जाता है, ये कहा था। 1854 का वुड डिस्पैच, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी फेमस है, ये एजुकेशन के फील्ड में। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष के ये चार्ल्स वुड रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो वुड डिस्पैच के माध्यम से बताया गया कि जो शिक्षा दी जाएगी वो यूरोपीय लैंग्वेज में रहेगा, ना कि हिंदू मुस्लिम या इंडियन लैंग्वेज। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। तो ये यहाँ पर इस वुड डिस्पैच में जो नोट भेजा गया था, तो कहा गया था कि अगर हम यूरोपीय लैंग्वेज में इंडियन को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो वो ये समझ पाएंगे कि कैसे इकोनॉमिक वाले एरिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और उसके अलावा आप देश के बाकी चीज़ों को भी समझ पाएंगे, दूसरे देशों की चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे ब्रिटिश लैंग्वेज को सीखेंगे, यूरोपीय लैंग्वेज को सीखेंगे इंडियंस, तो वैसे ही वो जानेंगे कि वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है। जैसे ये सब चीजें जान जाएंगे, उसका इंटरेस्ट आएगा, और इंडियन में ये इंटरेस्ट आया तो ब्रिटेन में जो जो चीजें तैयार होंगी इनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम यहाँ ला करके बेचेंगे, और बेचेंगे तो फायदा हमारा ही होगा। तो ये सब कुछ एक तरीके से प्लानिंग के तौर पर भी था। वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। अगर वो इंडियन लैंग्वेज को सीखेंगे तो जाहिर सी बात है वो भ्रष्ट होंगे। अगर वो अंग्रेजी भाषा, यूरोपीय भाषा सीखेंगे तो हमारे प्रति ईमानदार होंगे, सत्यवादी होंगे, ये इन लोगों का मानना था। दस्तावेजों के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। आज भी हमारे यहाँ के ग्रंथों को जब आप समझेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ अनुशासन नहीं सिखाया जाता, अपने काम के प्रति लगन के लिए नहीं बताया जा सकता, या अपने उद्देश्य को पाने के लिए मेहनत करने को नहीं बताया जाता। अब अंग्रेज इस चीज को क्या ही जाने, क्या समझे। हम जो सिखाएंगे यूरोपीय लैंग्वेज में वो सिखाएंगे डिसिप्लिन, सिखाएंगे कि काम के प्रति किस तरीके से लगन रखना होता है, कैसे ईमानदारी के साथ काम करना होता है, कितने समय तक काम करना होता है, कैसे रात दिन आप जा करके और डेवलप कर सकते हैं अपने आप को और अपने देश को। इसके साथ ही यहाँ पर यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क लिखा है। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हम जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार या प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर
कलाओं, सेवाओं, दर्शन, साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। फिलहाल ये आपके एग्जाम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। 1857 की बात कही जा रही है। यहाँ मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह चल रहा है और कलकत्ता, मद्रास, बंबई यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ये इमेज है 19वीं सदी में बंबई विश्वविद्यालय जो बन रहा था उसका है, बंबई यूनिवर्सिटी। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। यहाँ ईसाई प्रचारकों ने जो व्यवहार में शिक्षा के पक्ष में तर्क दे रहे थे, उनका विरोध भी कर रहे थे। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। तो यहाँ पर इनका, अगर जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, यूरोपीय लैंग्वेज का प्रचार कर रहे थे, तो उनका कहना था कि जब आप काम करते हैं तो आप में नैतिकता भी होनी चाहिए, एथिकल चीजें भी होनी चाहिए, और जो कि आपके अपने ग्रंथ में नहीं है, आपके अपने नियम कानून में नहीं है। हमारे यूरोपीय लैंग्वेज में से आप जब चीजें सीखेंगे, ईसाई धर्म को अपनाएंगे, तो आप में वो सारी चीजें आएंगी। यहाँ पर ईसाई धर्म को एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रचार जैसी चीजों पे अभी गतिविधियों में नहीं थी 1813 तक, लेकिन उसके बाद फिर उसमें लग जाती है। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। इसी वजह से कंपनी क्या कर रही थी कि 1813 तक ईसाई धर्म को उसने प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जनता ये समझे कि ये ईसाई धर्म का प्रचार करने आए हुए हैं और फिर शक की नजर से देखने लग जाएंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। कहाँ? सेरामपुर में। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। 1800 में एक छापाखाना लगाया गया था और 1818 में एक कॉलेज खोला गया था। 1800 में एक छापाखाना और 1818 में कॉलेज। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक प्रचारों से किसी भी तरह की छेड़खानी देसी लोगों को भड़का सकती है। तो 1857 में ये तो समझ गए थे कि अगर, जैसे कि अभी तक हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्रमोट भी कर रहे थे, लेकिन 1857 में जैसे पता चला कि हिंदू के धर्म को, मुसलमानों के धर्म को भी हमने ठेस पहुंचाया है, जिसके वजह से ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो अब ऐसा दोबारा ना हो, तो अंग्रेज इन सब चीजों से बच रही थी कि हमें किसी के रीति रिवाज और धर्म को छेड़खानी नहीं करनी है। ये चीज क्या है? ये कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज है। ये इमेज है, इमेज ग्रामीण पाठशाला है जहां पर बाहर ऐसे बैठ करके पढ़ाए जाते। यह फ्रांसवा सोल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया था। फ्रांसवा आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। फ्रांसवा नाम का जो पेंटर था वो 18वीं सदी में भारत आया था। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। यह 1830 के दशक में आया था। कौन? स्कॉटलैंड से एक ईसाई प्रचारक विलियम एडम।
ये बंगाल भी गया, ये बिहार भी गया और वहां के डिस्ट्रिक्ट का दौरा करता है। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। तो 20 के आसपास स्टूडेंट रहा करते थे और इस टाइप से जो छोटे छोटे स्कूल थे वो लगभग 1 लाख थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। ये सारी चीजें नहीं होती थी। सालाना इम्तिहान, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। ना स्कूल था, ना ही कोई निश्चित स्थान था। बस ये था कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाने लग गए, कहीं स्कूल, कहीं किसी दुकान के पास, कहीं कहीं और कहीं मंदिर के पास। तो कहीं पर जो टीचर है वो अपने घर में ही पढ़ाना शुरू कर देते थे। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। तो ना कोई सिलेबस था ना कुछ था। टीचर अपने हिसाब से डिसाइड करते थे कि तुमको पढ़ाना क्या, तुम में कमी क्या है। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते। लोगों की जरूरतों के हिसाब से स्कूल खुलता था, समय भी उसी हिसाब से डिसाइड था। ये एडम स्मिथ की अपनी रिपोर्ट में बताया गया। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में काफी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षाओं में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। तो 1854 तक तो कुछ नहीं किया। 1854 के बाद वो चाहती थी कि अब स्कूल में कुछ नियम कानून हो, बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस हो, कब स्कूल खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, ये सब नियम कानून हो। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। सबसे पहले क्या है? पंडितों को नौकरी पर रखा सर। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा दिया गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। पंडित 4-5 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, जिम्मेदारी दी गई, दौरा करोगे और वहां पर पढ़ाई कैसी चल रही है ये देखोगे। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा। अब किताबें निश्चित कर दी गई कि ये किताब है, ये सिलेबस है, इतने चैप्टर है, ये पढ़ना है। टीचर अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। ये कुछ जैसे अभी चलता है
कि अब सभी के लिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब बराबर फीस देते हैं। सबके लिए है कि स्कूल डेली आना है, ये चैप्टर है, ये सिलेबस है, ये स्कूल ड्रेस है। तो अब उसी हिसाब जैसे अभी चलता है वैसे पहले भी था, वैसे ही नियम बनाए गए। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थे, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। तो ये भी एक तरीके से प्रमोट कर दिया गया। अब जो स्कूलें थी, जो नए नियमों के अपने में ढाल लिए थे, नए नियमों को फॉलो करने, तो उनको अंग्रेज हेल्प देने लगी, पैसा वैसा देने लगी, बेंच कुर्सियां देने लगी, खान पान की सब व्यवस्था करने लगी। और जो स्कूल नहीं मानते थे, कहते थे कि हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे जैसे अभी तक पढ़ा रहे थे, तो उनको फिर कोई सहायता नहीं दी गई। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगी। जाहिर सी बात है, जब सरकार सहायता नहीं करती है तो चाहे कल की बात हो, आज की हो, चाहे बरसों पहले की, वो आगे कैसे बढ़ सकता है? या तो वो इंसान खुद इतना अमीर हो, और अगर गरीबी में रह करके वो ऐसा करना चाहता है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आगे बढ़ जाए या जिनको सरकार सहायता दे रही है उनकी तुलना के बराबर आ जाए। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेत में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो बच्चे, जैसे कि गेहूं की कटाई है, धान की कटाई है, इस टाइम पर वो चाहते थे कि छुट्टी मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अब अगर वो स्कूल छोड़ते थे, स्किप करते थे, तो ये समझते थे कि ये बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, इसी वजह से ये नहीं आ रहा है। ये हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। अगर इंडियन लैंग्वेज में सीखते हैं, इंडिया की चीजें सीखते हैं, तो ये राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना होगा, एक तरीके से अवेयर करना होगा। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहित्यिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव को भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। तो अरविंद जी का कहना था कि देखो, आप अपनी चीजों जानो, अपने ग्रंथ को जानो, अपने पूर्वजों के दिए हुए हर एक चीज को जानो और अपनी मातृभाषा में जानो, लेकिन उसके अलावा बाहर देश में जो चल रहा है, जो आज की लैंग्वेज है, उसको भी सीखो, वहां की चीजों को भी पढ़ो, मतलब कि आधुनिक चीजों को भी पढ़ो, पश्चिम देश की चीजों को भी पढ़ो, जानो, और उसे ये समझो कि अगर इंडिया में अप्लाई किया जाता है तो क्या फायदा होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी सीख लो कि जब पढ़ाई छोड़ो तो उसके बाद कुछ रोजगार तुम्हें मिल जाए, तो उससे कुछ कमाई कर सको, कुछ ऐसी कला भी सीख लो। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूचियां। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें, शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्चा करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में थे। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इस चीज के विरोध में थे कि आप पश्चिमी लैंग्वेज को यूज करके पश्चिम की चीजों को हमें जनवाएं। आप जो भी जनवाना चाहते हैं वो मातृ लैंग्वेज में, जो हमारे इंडिया की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में जनवाइए। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने
भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध करा दिया। किसके? कि जो इंडिया में बोली जाती है, जो इंडिया में खाए जाते हैं, रहन सहन, ये सब कुछ में हीनता का भावना ला दिया। आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे जानेंगे तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जिन स्टूडेंट को अंग्रेजी सिखा दिया, जिन स्टूडेंट को अपने यहाँ की चीजों को बता दिया, हम कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या डेवलप किया, तो जैसे ही वो जाने तो उनको लगने लगा कि हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे इंडिया में कितनी दरिद्रता है, हमारे इंडिया कितना पीछे है। तो उनको अपने आप में हीनता की भावना आने लगी, वो इंडियंस से दूर होने लग गए और उनको लग रहा था कि हम वहीं इंग्लैंड में ही रहते तो ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादातर से वो लोग वहीं रह भी जाते थे, ये चले जाते थे। तो इस तरीके की भावनाएं उनमें आने लगी। तो यहीं पर कहा जाता है कि इंडियंस के बॉडी में एक तरीके से अंग्रेज तैयार हो जाना, ऐसा हो गया था। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतम मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। ये महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला। उनके मुताबिक पश्चिम में अभिभूत, पश्चिमी से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। अंग्रेजी लैंग्वेज में पढ़ाने वाले जितने भी स्कूल थे जहां पर इंडियंस पढ़ते थे, वो धीरे धीरे करके क्या करते थे, पूरे ब्रिटेन की चीजों को पसंद करने लगे और भारत की चीजों से नफरत सा करने लगे थे। यही बात यहाँ पर महात्मा गांधी कह रहे हैं। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है। तो ये ध्यान रखना है, शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है। ये किनका मानना था? महात्मा गांधी का। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में काट दिया, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। आज भी अगर हम लोग देखें तो आज भी हम पढ़ने लिखने को तो जान रहे हैं, आज की जो व्यवस्था थी, लेकिन उसमें जीवन के कौन कौन सी चीजें, एक्सपीरियंस की जरूरत है, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्या व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए, ये आज भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में वो सब चीजें नहीं होती हैं। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पर पा लेना शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता था कि पहले रोजगार भी सीख सकें, आगे बढ़ सकें, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं आएंगी जिनसे आपको निपटना है, ये सब चीजें सिखाई जाती थी बोल करके, उस चीज को एक्सपीरियंस दे करके। बट अब जो यहाँ पर अंग्रेज कर रहे थे, सिलेबस बना दिए। अब सिलेबस से भला जिंदगी के एक्सपीरियंस का क्या लेना देना? सिलेबस अलग है और जिंदगी के अपने एक्सपीरियंस अलग है। अब जिंदगी में जब वो मुसीबतें आती थी तो क्या होता था कि वो उससे निपट ही नहीं पाते थे। तो यहीं पर गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को वो सिखाओ जो जिंदगी में जरूरी है, वो मत सिखाओ जो केवल किताबों तक सीमित है। टॉपिक है साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। कितनी अच्छी लाइन कही। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा
और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया की क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। कितनी अच्छी बात। गांधी जी बड़ी अच्छी चीज के प्रति इंटरेस्ट रखते थे कि बच्चों को वो पढ़ाओ और ऐसा पढ़ाओ कि उनके मन में आए कि ये क्यों है, ये किस लिए है, ये बात उनको पता होना चाहिए। हवा हवा में बात नहीं करनी कि ये सिलेबस में है तो इसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसका क्या काम है, क्यों जरूरी है, ये सवाल आने चाहिए और जवाब भी। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की थी। शांति निकेतन की शुरुआत 1901 में, इंपॉर्टेंट है। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहां उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। लो, तो ये वजह थी शांति निकेतन खोलने के। टैगोर खुद जब स्कूल जाते थे तो देखते थे एक बंद दीवार है, उतने में बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने मन का कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर दम घुटने जैसा था, एकदम जेल जैसा था। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। कितनी अच्छी बात कही कि बच्चे जो हैं, बचपन का जो समय होता है वो अपने आप सीखने का होता है। हर एक चीज टीचर नहीं सिखा सकता है। बच्चे चलते फिरते, स्कूल में, कभी घर में खेलते, सब जगह सीखते हैं। मन में आएगा क्या है, क्यों है, कैसे हैं, तो वो सीख सकें। तो उनको उसी हिसाब का माहौल देना चाहिए। स्कूल, अपने स्कूल के अनुभव से टैगोर ये सीख पाए कि बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाना चाहिए, टीचर भी ऐसे होने चाहिए कि बच्चों को समझ सकें कि बच्चों के मन में क्या सवाल आ रहा है, वो क्या सोच रहा है, और उसकी क्या क्यों का जवाब भी दे पाए। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। ये बात तो है। ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से स्टेटमेंट के तौर पर पूछ सकता है, या जब कभी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लिखें तो इन चीजों को जरूर लिखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। तो कलकत्ता 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की स्थापना की थी। बहुत सारे मामले में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कामोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो यहाँ पर गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन दोनों के बीच यहाँ पर तुलना किया गया है। क्या तुलना है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले।
इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ये जो इमेज देख रहे हैं, ये कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का है। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ये लड़कियों का ही स्कूल है जहां पर केवल लड़कियां पढ़ रही हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो फाइनली आपको इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपके एग्जाम के बेस पर भी। तो आज के इस चैप्टर में केवल इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए क्लास में, तब तक ले जय हिंद।